वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 45 मेल लैब। अब तक जवाब में बेला ने अपना चेहरा कार्तिक की गर्दन में छुपाते हुए सिर हाँ में हिला दिया। आयुषो अब आगे हम दोबारा बेला की हामी सुनते ही कार्तिक झुककर उसके सीने पर पैशनेटली किस करने लगा। उसके लिए खुद को और ज्यादा कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। उसकी बॉडी पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी। बीतते वक्त के साथ कार्तिक का पैशन परवान चढ़ने लगा और पूरे बाथरूम में किसी प्राणहीन पुतले को भी उत्तेजित कर देने वाली आवाजें गूंजने लगी। तकरीबन 2.5 घंटे बाद कार्तिक और बेला बेड पर एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। बेला की आंखें बंद थी। उसका सुंदर चेहरा ग्लो कर रहा था और उसने अपना सिर कार्तिक के चेस्ट पर रखा हुआ था। कमरे में चारों तरह खामोशी थी, मगर उस खामोशी में आज कार्तिक थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। शायद बेला को वापस पा लेने का सुकून। कपड़ों के नाम पर उन दोनों की बॉडी पर सिर्फ एक सफेद ब्लैंकेट मौजूद थी। कार्तिक बेला की सिल्की बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए लगातार सीलिंग को घूरे जा रहा था। संतुष्टि के साथ साथ उसकी समुद्र सी गहरी नीली आंखों में एक अजीब सी उथल पुथल भी नजर आ रही थी। अचानक आई डोर नॉक की आवाज ने कार्तिक का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उठने से पहले कार्तिक ने बेला फॉरहेड पर किस किया, फिर वह बेड से उठ गया। कमरे में चारों तरफ नजर घुमाने के बाद कार्तिक कुछ जल्द ही काउच पर रखा अपना टॉवल दिख गया। कार्तिक अपनी कमर पर टॉवल लपेटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही कार्तिक की नजर सामने खड़े उस इंसान पर गई, जिसने बेशकीमती सूट और जूते पहन रखे थे। उम्र तकरीबन उस इंसान की 46 साल की थी, मगर अच्छी फिजिक और स्किन की वजह से उसकी असली उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। कार्तिक ने ठंडे लहजे में पूछा, तुम दोपहर को आने वाले थे ना? जवाब में वह इंसान आराम से बोला, हाँ आने वाला था, पर सुबह जल्दी फुर्सत मिल गई तो जल्दी ही आ गया। वैसे सिस्टर बेला कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। कार्तिक ने उस इंसान को जवाब देने के बजाय कहा, मेरी वाइफी से दूर रहना। अगर आज के बाद तुम तीनों में से कोई भी मेरी वाइफी के आसपास दिखा तो मैं तुम तीनों को अपने हाथों से समुद्र में डूबा कर मर डालूंगा। कार्तिक का लहजा बेहद ही सर्द और कठोर था। सामने वाला इंसान, जो कि कोई और नहीं बिन था, कार्तिक की धमकी सुनकर उसकी सिटी पिटी गुल हो गई। बिन अच्छे से जानता था कार्तिक कोई खोखली धमकी नहीं दे रहा है। असल में कार्तिक तो उस रात ही बिन, निखिल और सैम जान से मारने जा रहा था। जिस दिन शिप डूबी थी, वो तो अक्षत ने कार्तिक को ऐसा करने से रोक दिया था, मगर अब अक्षत उसे रोकने या टोकने के लिए नहीं था। अब कार्तिक के बस सोचने भर की देर थी और उन तीनों की लाश चील कौवे खा रहे होंगे। बिन ने टॉपिक चेंज करते हुए धीरे से कहा, श्रीधर आ चुका है और बाकी कुछ लोग भी आपसे मिलने के लिए आए हैं। सब नीचे लिविंग एरिया में आपका वेट कर रहे हैं। क्या करना है उनका? जवाब में कार्तिक ने बिन भाव के कहा, श्रीधर को ले जाकर स्टडी रूम में बिठाओ। और बाकियों का क्या? उन्हें वेट करने दो। एक सपाट जवाब देने के बाद कार्तिक के बिन के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बिन ने गहरी सांस लेकर अपना सिर हिलाया। अब बिन दुबई का राजा बन चुका है। 10 साल पहले उसके पिता की हत्या समीरा ने ही करवाई थी। बिन के परिवार में भी तख्त को लेकर ब्रिटिश रॉयल फैमिली जैसी ही जंग छिड़ी हुई थी, मगर बाद में अपने कनेक्शंस और चाली के मदद की वजह से बिन ने सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं दिया और अपने पिता की हत्या के बाद उसे दुबई का किंग बना दिया गया। हालांकि इस आइलैंड पर एक दुबई के राजा की क्या, 10 दुबई के राजा की हैसियत भी चींटी के बराबर ही थी। आधा घंटा बाद कार्तिक स्टडी रूम में अपनी लेदर चेयर से पीठ टिकाकर बैठा हुआ था। बिन और रेयांश वही वॉल से टिक कर रखे थे और पर्ल्स आइलैंड का युवराज कुछ भी बिन के बगल में ही खड़ा था। राजा श्रीधर कार्तिक के ठीक सामने वर्क डेस्क की दूसरी तरफ खड़े थे। बढ़ती उम्र और आगामी बुढ़ापे की झलक उनके चेहरे की झुर्रियों से साफ पता चल रही थी। पूरी पर्ल्स आइलैंड उनके सामने सिर झुकाती थी, मगर फिलहाल उन्हें बैठने के लिए एक चेयर तक नहीं दी गई थी और ना ही श्रीधर इस बात से नाराज थे। उल्टा उनकी बुरी आंखों में लोमड़ी जैसी चालाकी और हल्की घबराहट थी। श्रीधर ने अपने शब्दों को नापने तौलने के बाद कहा, चेयरमैन, हमें तो शक है शिप को डुबाने में कहीं साम्राज्य का भी हाथ हो सकता है।
पहले मैडम को मारने की कोशिश करना और फिर उनकी जान बचाकर आपकी नजरों में आना और हमारे खिलाफ आपका इस्तेमाल करना। वैसे भी वो लोग अब ज्यादा दिनों तक पानी के अंदर नहीं रह पाएंगे। पिछले 50 सालों से वो लोग वहां रह रहे हैं। अब उनके बाहर आने का वक्त हो चुका है। अगर आपकी बैकिंग उनके पास होगी तो उन लोगों को यहाँ सर्वाइवल में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। कार्तिक ने श्रीधर की पूरी बातें सुनी। वैसे तो श्रीधर ऐसे बात कर रहा था जैसे वह कार्तिक का सबसे बड़ा शुभचिंतक हो, मगर असल में श्रीधर एक धूर्त लोमड़ी था। मौका पर चौका मारना श्रीधर की फितरत थी और होती भी कैसे नहीं। आखिर श्रीधर दुनिया की दूसरी सबसे समृद्ध आइलैंड का राजा था। अगर वह धूर्त और चालाक नहीं होगा तो लालची लोग दिन दहाड़े उसे और उसकी रियासत को उखाड़ फेंकेंगे। कार्तिक को खामोश देख श्रीधर ने उसे और ज्यादा भड़काते हुए कहा, एक सबसे जरूरी बात चेयरमैन सर, साम्राज्य हमेशा से उन चीजों पर अपना दावा करती आई है जो मैन लैब में है। हो सकता है पहले वो लोग आपका विश्वास जीते और फिर पीठ में खंजर भोंककर वो चीजें हथिया ले। मैन लैब में मौजूद चीज का जिक्र सुनते ही बिन की आंखें सिकुड़ गई। उसने कार्तिक की तरफ देखा जिसके भावहीन चेहरे में अब भी कोई बदलाव नहीं आया था। बता पाना असंभव था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या है मैन लैब में, जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। Chapter 46 Crazy for his wife। अब तक। कार्तिक को खामोश देख श्रीधर ने उसे और ज्यादा भड़काते हुए कहा, एक सबसे जरूरी बात चेयरमैन सर, साम्राज्य हमेशा से उन चीजों पर अपना दावा करती आई है जो मैन लैब में है। हो सकता है पहले वो लोग आपका विश्वास जीते और फिर पीठ में खंजर भोंककर वो चीजें हथिया ले। अब आगे। मैन लैब में मौजूद चीज का जिक्र सुनते ही बिन की आंखें सिकुड़ गई। उसने कार्तिक की तरफ देखा जिसके भावहीन चेहरे में अब भी कोई बदलाव नहीं आया था। बता पाना असंभव था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। श्रीधर ने फिर से कहा, चेयरमैन सर, अब तक उस कातिल का भी पता नहीं चला है जो उस रात एमा रिचर्ड के साथ शिप पर था। हो सकता है वो दूसरा इंसान सम्राट का ही कोई आदमी हो। श्रीधर की ये बात सुनते ही बिन और रेयांश सोच में पड़ गए। हालांकि कार्तिक अब भी मोशनलेस था। उस रात शिप पर जो इंसान एमा के साथ था उसकी असली पहचान सच में अभी तक पता नहीं चला था। 1 साल तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कार्तिक को उस इंसान की असल पहचान पता नहीं चली थी, क्योंकि उस इंसान ने अपने पीछे कोई सुराग ही नहीं छोड़ा था। 1 साल बाद तो कार्तिक जहर की वजह से बेहोश ही हो गया। हालांकि कार्तिक की गैर मौजूदगी में रेयांश और चाली ने उस इंसान की खोज रोकी नहीं थी, मगर फिर भी अब तक उस इंसान का पता नहीं चला था जो उस रात शिप पर एमा के साथ था। कार्तिक ने लंबी खामोशी के बाद ठंडे स्वर में कहा, मैंने आपको कुछ लाने के लिए कहा था श्रीधर। कार्तिक को अपनी बातें इग्नोर करता देख श्रीधर को अच्छा तो नहीं लगा, मगर वो कर भी क्या सकता था सिवाय कोशिश करने के। श्रीधर ने एक पैकेट कार्तिक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जी, इससे मैडम तुरंत ही ठीक हो जाएंगी। कार्तिक ने बगैर कुछ कहे श्रीधर हाथ से वो पैकेट ले लिया जिसके अंदर बेला के लिए मेडिसिन थी। पैलेस से बाहर आते ही युवराज कुश ने श्रीधर को देखा जो अब भी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। कुश ने कहा, पापा, आप इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम लोगों ने बुरे वक्त में चेयरमैन का साथ दिया है, हमेशा उनके लिए वफादार रहे हैं। चेयरमैन हमारे खिलाफ कभी भी साम्राज्य का साथ नहीं देंगे। जवाब में श्रीधर ने अपना माथा मसलते हुए कहा, कुश, आप समझ नहीं रहे हो, मैडम रिचर्ड के अंदर साम्राज्य ब्लड लाइन है। चेयरमैन की वाइफ साम्राज्य से ताल्लुकात रखती है और साम्राज्य ने उनकी जान भी बचाई है। आप अच्छे से जानते हैं चेयरमैन अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं। साम्राज्य इस बात का फायदा पक्का उठाएगी। श्रीधर की बात सुनकर कुश भी सोच में पड़ गया। युवराज कुश की वाइफ यानी श्रीधर की बेटी राजकुमारी नेत्रा बेला जैसी ही दिखती थी। अतीत में नेत्रा की कुछ बेवकूफियों की वजह से बेला को परेशानियां उठानी पड़ी थी। परिणाम स्वरूप कार्तिक ने राजकुमारी नेत्रा से उसका असली चेहरा ही छीन लिया। युवराज कुश अच्छे से जानता था चेयरमैन सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता था, असल में चेयरमैन पागल था अपनी वाइफ के लिए। उसके लिए वो क्या कुछ कर सकता था इसका नमूना उसने पहले ही देख लिया था। साम्राज्य ने तो चेयरमैन की वाइफ की जान बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था। ना जाने इस एहसान को चुकाने के लिए वह क्या करे। कुश ने चिंतित स्वर में पूछा, पापा, अब हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं कुश?
बस आशा कीजिए हमने जो शक का बीज बोया है वो फल दे दे, वरना हो सकता है हम सब कुछ गवा दे। श्रीधर ने गहरी सांस लेकर कहा और वहां से चला गया। स्टडी रूम में बिन ने पूछा, बड़े भाई क्या करना है इस साम्राज्य का? माना श्रीधर आपको भड़काने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी बातें पूरी तरह मीनिंगलेस नहीं है। बिन की बात सुनकर कार्तिक ने आराम से कहा, वाइफी की दादी साम्राज्य से है, पहले उन लोगों को बाहर आने दो, फिर देखेंगे उनका क्या करना है। अगर वो लोग सबमिट करने के लिए राजी को गए तो अच्छा होगा, वरना अपनी बर्बादी के जिम्मेवार वो लोग खुद होंगे। कार्तिक की बात सुनकर बिन ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। उससे पहले ही तन्मय ने साम्राज्य और बेला की दादी माँ के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। कार्तिक ने कुछ क्षण रुककर पूछा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसी चल रही है? समीरा ने अपने पीछे अपने बहुत सारे वफादार लोगों को रॉकवेव की बड़ी छोटी पोजीशन पर छोड़ दिया था। उन्हें खत्म करने के बाद अब रॉकवेव की वो सारी पोजीशंस खाली हो गई थी, इसीलिए कल रात ही कार्तिक ने नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया था। बिन ने हिचकिचाते हुए कहा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो स्टार्ट हो गई है, मगर एक साथ इतने सारे वफादार और काबिल लोगों को ढूंढना मुश्किल है। बिन का जवाब सुनकर कार्तिक चुपचाप रेयांश की तरफ देखने लगा। रेयांश भी उसे ही देख रहा था। बिन ने उन दोनों बाप बेटे की जोड़ी को घूरा, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो दोनों टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहे हो। बिन ने धीरे से पूछा, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? ऐसे आंखों ही आंखों में क्या बातें कर रहे हो आप दोनों? बिन की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, रेयांश रिक्रूटमेंट में तुम्हारी मदद कर देगा, उससे बात कर लेने। अपना फरमान सुनाने के बाद कार्तिक वहां से चला गया। बिन ने रेयांश को संदिग्ध नजरों से घूरते हुए पूछा, तुम सच में मेरी मदद करोगे? जवाब में रेयांश ठंडे लहजे में बोला, हम डैड ने कहा है तो करना पड़ेगा। पर कैसे? तुम मेरी मदद कैसे करोगे? क्या तुम्हें आइडिया भी है यहाँ का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कैसा होता है? बिन ने असमंजस के साथ पूछा। रॉकवेव का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर बहुत अलग और डिफिकल्ट हुआ करता था। रॉकवेव में किसी आम कंपनी जैसी रिक्रूटमेंट नहीं होती थी। रेयांश ने जवाब देना बजाय बिन से सवाल पूछा, अंकल बिन, आपको क्या लगता है मैंने, आदि ने और आरव ने स्टडी खत्म होने के बाद प्रोफेसर का प्रोफेशन ही क्यों चुना? रेयांश की बात सुनते ही बिन की संदिग्ध आंखें चौड़ी हो गई, मानो उसे रेयांश के सवाल का असल मतलब समझ आ गया हो। स्टडी खत्म होते ही रेयांश, आदित्य और आरव ने प्रोफेसर का प्रोफेशन चूज किया था। वो तीनों रॉयल एकेडमी में प्रोफेसर थे और रॉयल एकेडमी से बेहतर शायद ही कोई जगह होगी जहां पर काबिल और वफादार लोगों को तैयार किया जा सके। पहले बिन को लगा था रेयांश, आदित्य और आरव ने ऐसे ही प्रोफेसर का प्रोफेशन चूज कर लिया होगा, मगर अब जाकर बिन को समझ आ रहा था उन तीनों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो लोग खुद से अनगिनत काबिल और वफादार लोगों को ग्रूम कर सके और फ्यूचर में उन्हीं सबको रॉकवेव में रिक्रूट कर ले। ऐसे में उनके पास वफादारी और काबिलियत दोनों होगी। कमरे में वापस आते ही रेयांश का फोन रिंग होने लगा। रेयांश ने कॉलर आईडी चेक किया। आदित्य का कॉल आ रहा था। रेयांश ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से आदित्य की बेसब्र आवाज आई, रे ब्रो, क्या मॉम सच में वापस आ गई? मैंने सुबह से कई सारी न्यूज सुनी है, सब में यही बताया जा रहा है कि मॉम वापस आ गई है। मैंने एक वीडियो क्लिप भी देखी जिसमें मॉम डेविड जॉनसन के घर के बाहर थी। क्या ये न्यूज सच है रे ब्रो? आदित्य का अनगिनत सवाल सुनने के बाद रेयांश ने गहरी सांस ली। उसने आदित्य और आरव को रॉकवेव सिटी आने के लिए जरूर कहा था, मगर उसने उन्हें बेला के बारे में कुछ नहीं बताया था। रेयांश ने सीधे पूछा, क्या तुम मॉम से बात करना चाहते हो? रेयांश का सवाल सुनते ही फोन की दूसरी तरफ खामोशी छा गई। रेयांश भी चुप ही था। आदित्य ने तकरीबन 5 मिनट बाद धीमे स्वर में कहा, नहीं, मैं कल वहां आ जाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर रेयांश ने कहा, आरव को भी साथ लेते आना, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। ठीक है, आदित्य ने जवाब में कहा। फिर उसने कुछ पल बाद पूछा, अनुष्का के बारे में कुछ पता चला? अनुष्का नाम सुनते ही रेयांश के शांत चेहरे पर कठोर भाव उमड़ आए। रेयांश ने कहा, अब तक नहीं, मगर मैं बहुत जल्द उसका पता लगा लूंगा और फिर मैं उसके साथ वो करूंगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। रेयांश का लहजा बेहद ही कठोर और ठंडा था। ऐसा लग रहा था मानो अगर अनुष्का उसके सामने आ गई तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, रे ब्रो, आप अच्छे से जानते हो अनुष्का बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। अगर वो कहीं गई है
तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। अगर वो आपको मिली तो सीधे उसे डराने मत लगना, वरना वो आपको फिर से छोड़कर भाग जाएगी। आदित्य की आखिरी बात सुनते ही रेयांश का ऑरा भयानक हो गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर आदित्य ने अपनी बात खत्म करते ही जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रेयांश बस दांत पीसते हुए फोन को घूरता रह गया। फ्रांस। रिचर्ड मेंशन में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मेंशन का लिविंग एरिया, जो हमेशा बेशकीमती सामानों और आर्टिफैक्ट से भरा हुआ रहता था, वहां इस वक्त सिवाय खालीपन के कुछ और नजर नहीं आ रहा था। ना ही कोई फर्नीचर और ना ही कोई कीमती सामान। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई रहता ही ना हो। हालांकि सच में ऐसा नहीं था। बेला के अंकल लुक, रिचर्ड और उनकी वाइफ लिविंग एरिया में पुराने और सस्ते काउच पर बैठे हुए थे। उन दोनों की आंखों में उदासी और दुख नजर आ रही थी। मिसेज रिचर्ड ने नम आंखों से अपने पुश्तैनी घर को देखते हुए कहा, कल ही नीलामी होगी। जवाब में मिस्टर लुक ने उदासी से कहा, हम कल ही नीलामी होगी। निक ने हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मिस्टर लुक की बात सुनकर मिसेज रिचर्ड को आखिरी आशा भी टूट गई। उनके बच्चों ने उन्हें बर्बाद कर दिया था। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। अचानक बटलर भागता हुए उनके पास आया, जो बुरी तरह हौंफ रहा था। मिस्टर लुक ने पूछा, साइमन, तुम इतने हौंफ क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? जवाब में बटलर साइमन बोला, यस बिग बॉस, मैडम रिचर्ड वापस आ गई। 2 दिन पहले उन्हें डेविड जॉनसन के घर के बाहर देखा गया है। व्हाट? मिस्टर लुक और उनकी वाइफ को साइमन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए साइमन उन्हें वो वीडियो क्लिप दिखाने लगा, जो पिछले 2 दिन से पूरी सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही थी। रॉकवेव सिटी। दोपहर का वक्त हो चुका था। बेला और रेयांश आपस में बातें करते हुए लिविंग एरिया में आए, जहां कार्तिक बैठा हुआ था। कार्तिक के अलावा वहां कुछ और लोग भी थे, जो समीरा के पावर में आने के बाद भी कार्तिक के लिए वफादार रहे थे। वो लोग कार्तिक से मिलने के लिए वहां आए थे। उनमें रॉयल एकेडमी के प्रिंसिपल, उनकी बेटी टीना और ली हुआ भी शामिल थी। कार्तिक का एब्सोल्युटली स्टनिंग चेहरा मास्क से कवर था, इसीलिए कोई उसका असली चेहरा देख नहीं पा रहा था। बेला को वहां देखते ही सबकी नजरें उस पर चली गई और दोबारा से सभी लोगों के मन में चेयरमैन और बेला के नाजायज रिश्ते को लेकर सवाल उठने लगे। साथ ही रेयांश की आइडेंटिटी को लेकर भी सबके मन अजीब अजीब से सवाल उठने लगे थे। हालांकि सवाल पूछने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। उन लोगों ने जल्दी ही बेला और रेयांश से अपनी नजरें हटा भी ली। बेला ने सबको नजरअंदाज करते हुए कार्तिक से पूछा, हम एग नूडल और प्रॉन्स बनाने जा रहे हैं, क्या तुम भी खाओगे? जवाब देने के बजाय कार्तिक ने बेला से पूछा, क्या तुम्हें ये सब बनाने आता है? नहीं, मुझे नहीं आता है, पर रे को आता है। मैं आज उससे कुकिंग सीख भी लूंगी। ठीक है, जाओ। पर तुमने बताया नहीं खाओगे या नहीं। अगर अच्छा हुआ तब। कार्तिक का जवाब सुनकर बेला उसे बुरी तरह घूरने लगी। वो तो अपने बेटे के हाथ का खाना खाने की जिक्र सुनकर ही एक्साइटेड हो गई थी, मगर कार्तिक वो तो अपने स्टैंडर्ड दिखाने में लगा था। बेला आगे बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। रेयांश भी चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह बेला के पीछे किचन में चला गया। वहां मौजूद लोग बस आंखें फाड़े कभी कार्तिक को देखते तो कभी किचन को। उन लोगों ने अपने चेयरमैन को पहली बार किसी से कैजुअली बात करते हुए देखा। कौन है अनुष्का? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।